हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखा, रूल्स देखे और हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशंस को डिस्कस कर लिया था और कुछ मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स को भी हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे एक्सप्लेन किया था। इसके बाद अभी हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस में आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन की, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें d ऑर्बिटल्स का यूज हो रहा है। तो सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन की एक s ऑर्बिटल का यूज हो रहा है, तीनों हमारे p ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं और एक हमारा d ऑर्बिटल यूज हो रहा है। तो d ऑर्बिटल कौन सा यूज होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, dz²। तो जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इनऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, तो वहाँ पे हमने शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स डिस्कस किए थे। तो dz² की शेप ये होती है, तो इसके बारे में हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि जब एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल जब आपस में यूज मिक्स होते हैं, तो इनके मिक्सिंग से 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 1 और 3 4 और 1 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। इनकी मिक्सिंग से 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, उनके मिक्सिंग से जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी कितने होंगे, 5। अब यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका नाम क्या होगा, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये अपने आप को स्पेस में इस टाइप से अरेंज करेंगे ताकि इनके बीच में रिपल्सन कम से कम हो और इनका अरेंजमेंट स्टेबल हो। क्योंकि जब रिपल्सन कम से कम होगा इन पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, तो इनमें रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इन 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का स्पेस के अंदर अरेंजमेंट होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट में क्या होता है कि ये तीन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है 1, 2 और ये 3, ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्राइएंगुलर प्लेन में रहेंगे। ये एक ट्राइएंगुलर प्लेन में रहेंगे और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। कि ये तीनों तो प्लेन में है, एक प्लेन के ऊपर है और एक इस प्लेन के नीचे है। ये वाला प्लेन के नीचे है, ये वाला प्लेन के ऊपर है। और प्लेन कौन सा है हमारा, ट्राइएंगुलर प्लेन। ये प्लेन है हमारा इस टाइप से, एक इसके ऊपर है एक इसके नीचे है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट होगा इन 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। तो ये हमने यहाँ पे देख ली sp3d हाइब्रिडाइजेशंस, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और कितने हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो अभी यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिनमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो उनके एग्जांपल अगर देखें हम, तो एक होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिनमें सेंट्रल एटम के अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अभी हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके मॉलिक्यूल की शेप्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड का एग्जांपल लेंगे। इसकी शेप को एक्सप्लेन करेंगे हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। तो कैसे बनता है एक्चुअल में फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है वो देख रहे हैं हम। कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस की वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो वो होती है 3s2 3p3, ठीक है। और
ऑर्बिटल डायग्राम में अगर इसको देखें तो ये 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और d ऑर्बिटल्स हमारे कंप्लीटली वैकेंट है। तो अब फॉस्फोरस को यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाने हैं। फॉस्फोरस को कितने फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने हैं? 5 के साथ। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 5 बॉन्ड बनेंगे। और नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनते हैं ये कैसे पता चलता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक फॉस्फोरस इस कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना सकता है। 5 बॉन्ड बनाने के लिए फॉस्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा कि फॉस्फोरस को हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है हमने, ये ग्राउंड स्टेट में लिखी है, ये ग्राउंड स्टेट में है ये, ठीक है। लेकिन जब हम इसको कुछ एनर्जी देंगे फॉस्फोरस को, तो फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और क्या होगा, फॉस्फोरस के ये जो 3s के अंदर 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के 3d के अंदर माइग्रेट हो जाएगा और ये अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे 5 हो गए हैं। तो फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो अब क्या होगा, ये फॉस्फोरस के 3s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 3p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और एक 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे फॉस्फोरस के, एक s वाला, 3 p वाले और एक d। तो एक s, 3 p और एक d ऑर्बिटल, और ये d ऑर्बिटल कौन सा होगा? 3d(z)² वाला ऑर्बिटल होगा ये, ठीक है। तो ये जब आपस में मिक्स होंगे 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी और इस टाइप से 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे फॉस्फोरस के अंदर। और इन 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और सेंट्रल एटम यहाँ पे फॉस्फोरस होगा, क्योंकि फॉस्फोरस के अंदर ये हाइब्रिडाइजेशन हुई है। तो अभी क्या होगा, अब ये फॉस्फोरस के अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइप से 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं फॉस्फोरस में। अब क्या होगा, फॉस्फोरस को कंबाइन करना फ्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, 2s2 2p5 और एक p ऑर्बिटल में यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के एक 2p ऑर्बिटल के अंदर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि एक फ्लोरीन एटम का 2p ऑर्बिटल फॉस्फोरस के एक sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। फॉस्फोरस का sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और इससे फॉस्फोरस और फ्लोरीन का एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड कितने बनने हैं? 5 बॉन्ड बनने हैं। तो इसलिए 5 फ्लोरीन का यूज होगा, तभी हमारा pF5 बनेगा। तो इसको अभी हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे कि ये फ्लोरीन है, इसका ये 2p ऑर्बिटल, ठीक है, ये इसके साथ ओवरलैप किया, यहाँ पे भी फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यहाँ पे भी फ्लोरीन का ये 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, इधर भी फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यहाँ पे भी फ्लोरीन का ये 2p ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेगा। और इसके रिजल्टेंट क्या होगा कि फॉस्फोरस और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, जब फॉस्फोरस का एक sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल ओवरलैप किया तो ये बॉन्ड बना। इस टाइप से ये फॉस्फोरस का sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, तो ये बॉन्ड बनेगा। इस टाइप से ये वाला बॉन्ड भी बनेगा। तो ये तो हमारा बन गया अभी ट्राइएंगुलर प्लेन, ठीक है। अब एक ये जो प्लेन के ऊपर sp3d ऑर्बिटल है,
इसके साथ फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो एक हमारा ये बॉन्ड बन जाएगा। अब इस प्लेन के बिलो भी एक sp3 डी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो एक और हमारा ये बॉन्ड बन जाएगा। तो इस टाइप की ज्योमेट्री को बोलेंगे हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो PF5 जो होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये जो ज्योमेट्री हम देख रहे हैं इसमें क्या होगा कि ये वाले जो बॉन्ड एंगल होते हैं ट्राइगोनल प्लेन के अंदर, ये जो ट्राइगोनल प्लेन के अंदर ये जो एंगल्स हैं ये होते हैं 120 डिग्री। ये वाले एंगल कितने होंगे? तीनों एंगल 120 डिग्री होंगे बॉन्ड एंगल। और इस प्लेन, ये तो प्लेन का हो गया। अब एक प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इन तीनों बॉन्ड ये तो हो गए 120 के। अब इस वाले बॉन्ड के और इन बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो ये वाले जो बॉन्ड के एंगल हैं ये कितने हैं? 90 डिग्री। ठीक है। और ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है इसके अंदर दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि जो फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो ज्योमेट्री है उसमें दो टाइप के बॉन्ड है कि जो ट्राइएंगुलर प्लेन के अंदर बॉन्ड है इनको बोलते हैं हम इक्विटोरियल बॉन्ड। इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ये जो प्लेन के अंदर है ये तो इक्विटोरियल बॉन्ड्स है, और एक जो प्लेन के ऊपर है और एक जो प्लेन के नीचे है इनको बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स। और ये देखा गया है एक्सपेरिमेंट से कि जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स वो ज़्यादा बड़े होते हैं लेंथ में एज कंपेयर टू द इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ से बड़ी होती है। ठीक है। और जब इनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो ये वीक होते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स वीक होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में। अब एक चीज और है कि ऐसा क्यों होता है कि एक्सियल बॉन्ड हमारे बड़े होते हैं और इक्विटोरियल बॉन्ड्स हमारे छोटे होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो बॉन्ड होते हैं ये एक टाइप से इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं। बॉन्ड्स का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक पेयर। तो क्या होता है कि ट्राइएंगुलर प्लेन के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, और ये तीन इलेक्ट्रॉन के पेयर, ये जो एक्सियल वाला बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन के पेयर के ऊपर रिपल्सन लगाते हैं। ये जो इक्विटोरियल प्लेन के जो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड का, एक इस बॉन्ड का और एक इस बॉन्ड का, ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर ये जो दिख रहे हैं ये इस इक्विटोरियल ये जो एक्सियल वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस पे रिपल्सन लगाएंगे, और रिपल्सन की वजह से ये दूर चला जाएगा और ये बॉन्ड लेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो ये रीजन होता है कि हमारे एक्सियल बॉन्ड्स बॉन्ड लेंथ में बड़े होते हैं और वीक होते हैं एज कंपेयर टू द इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो ये हमने देख लिया sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के बारे में। तो अगर एग्जाम में ऐसे एक्सप्लेन करना आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PF5, ठीक है, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे ये PF5 का मॉलिक्यूल हमारा बनता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 कि इसमें एक s ऑर्बिटल यूज होगा, तीनों हमारे p ऑर्बिटल्स यूज होंगे, और एक हमारा d ऑर्बिटल यूज होगा, dx² माइनस वाई स्क्वेयर, और एक dz²। x² - y² की जो शेप होती है d ऑर्बिटल की वो हमने देखी है फर्स्ट चैप्टर में, dz² की हमने शेप देखी है। तो जब हमारा एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, कौन कौन से d ऑर्बिटल? dx² माइनस वाई स्क्वेयर और dz²,
जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं तो इनकी वजह से हमारे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट होगा ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में रिपल्सन सबसे कम होता है और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इन 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से उन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। अब ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट क्या होता है कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हमारे एक स्क्वायर प्लेन में होते हैं, कि ये हमारे एक स्क्वायर प्लेन होता है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो इस टाइप से प्लेन में हो गए, एक अबाउ द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। ये होता है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया है। अभी हम कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देखेंगे जिनमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे सेंट्रल एटम की। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फॉस्फोरस हेक्साफ्लोराइड आयन, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये ऐसे एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूल्स के जिनमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और इस एग्जांपल का यूज करके हम एक सल्फर हेक्साफ्लोराइड की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर की क्या होती है, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3d हमारा कंप्लीटली वैकेंट होता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे सल्फर को 6 बॉन्ड बनाने हैं, sf6, तो 6 फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो सल्फर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, लेकिन यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितने हैं, 2 अनपेयर्ड हैं। तो इसीलिए क्या होगा, जब हम सल्फर को कुछ एनर्जी देंगे तो सल्फर का एटम है वो उस एनर्जी का यूज करके अपना एक तो 3s वाले इलेक्ट्रॉन को 3d में प्रमोट करवा देगा, एक 3p वाले इलेक्ट्रॉन को 3d में प्रमोट करवा देगा। इसकी वजह से क्या होगा कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर सल्फर के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं तो सल्फर 6 बॉन्ड हमारे बना सकता है। तो sf6 के अंदर 6 बॉन्ड बन जाएंगे। तो अब क्या होगा कि ये सल्फर का एक 3s वाला ऑर्बिटल, सल्फर के 3 3p वाला ऑर्बिटल और सल्फर के 2 d वाले ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे, और इनके इंटरमिक्सिंग से ये हमारे पास 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जैसा कि हमने देखा, जब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं तो उनका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होता है। तो इस टाइप से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, एक इधर और एक इधर। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं इनका अरेंजमेंट ये स्क्वायर प्लेन के अंदर होगा। अब हमारे पास टोटल तो कितने बने हैं, 6। तो 5वां वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो इस प्लेन के अबाउ द प्लेन होगा और एक इसके बिलो द प्लेन में होगा। तो ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे बन जाते हैं। और इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है जिसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में होते हैं, स्क्वायर प्लेन के अंदर, एक अबाउ द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होता है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। तो फॉस्फोरस, ये सल्फर के अंदर अब ये एक 3s, 3 3p और 2 3d वाले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके इस टाइप से ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बनाते हैं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। तो बीच में ये जो सेंट्रल एटम यहाँ पे है, ये है यहाँ पे सल्फर। अब क्या होगा, सल्फर के बाद अब सल्फर के साथ कंबाइन किसको करना है, फ्लोरीन को। फ्लोरीन के अंदर हमें पता है फ्लोरीन की फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं
तो फ्लोरीन के अंदर होते हैं 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर ये 5 इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर एक p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और हमें पता है बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो 2p का ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल इस सल्फर के sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेगा। तो जैसे ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल और ये सल्फर का sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, और इनके ओवरलैपिंग से सल्फर और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा। इसी टाइप से हमारे 6 फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे सल्फर के sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ, और ये हमारे पास बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पे, ये एक और। तो जब इस टाइप से ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास बन जाता है ये फ्लोरीन, फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, एक अबव द प्लेन है इसके फ्लोरीन और एक बिलो द प्लेन है। तो ये यहाँ पे जो ज्योमेट्री बन जाती है ये होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो SF6 की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जिस भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। इसी टाइप से हम pF6 नेगेटिव की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड की स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है इसी तरीके से। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, इसको बोला जाता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल, 3 हमारे p ऑर्बिटल्स px, py, pz और 3 d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या होते हैं, एक dxy, dyz, dzx। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर्स हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में हमने डिस्कस की है, शेप्स जो d ऑर्बिटल्स की हैं। तो जब ये 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे तो इनकी मिक्सिंग से 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इन 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट होगा इन 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट क्या होता है कि 1 2 3 4 5, ये जो 5 ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये तो हमारे इस पेंटागन के अंदर प्रेजेंट है, इस पेंटागन के अंदर प्रेजेंट है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा अबाउ द प्लेन है इस पेंटागन प्लेन के, और एक इसके बिलो द प्लेन है। तो ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। अब यहाँ पे हम IF7 के अंदर किस टाइप से बॉन्डिंग होती है, क्या इसकी ज्योमेट्री होती है, उसको एक्सप्लेन करेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं आयोडीन की, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन में 5s जो ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5d वाला हमारा वैकेंट होता है। अब आयोडीन को यहाँ पे 7 बॉन्ड बनाने हैं, आयोडीन को यहाँ 7 बॉन्ड बनाने हैं। तो आयोडीन के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, जितने उसको बॉन्ड बनाने हैं। तो 7 यहाँ पे बॉन्ड बनाने हैं, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयोडीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में है, तो इसको 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा,
आयोडीन को हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी का यूज करके आयोडीन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और क्या होगा कि आयोडीन का ये 5s में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके 5d में चला जाएगा, इसी टाइप से 5p में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इधर चला जाएगा, दूसरे वाले 5p में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इस d वाले में चला जाएगा। तो इस टाइप से जब हम एनर्जी देते हैं आयोडीन को तो आयोडीन एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है और जितने भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में थे ये अनपेयर्ड हो जाते हैं और आयोडीन के अंदर इस टाइप से 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं। अब आयोडीन यहाँ पे 7 बॉन्ड्स बना सकता है। अब क्या होगा कि आयोडीन के अंदर एक ये 5s का ऑर्बिटल, 3 5p के ऑर्बिटल और 3 5d के ऑर्बिटल्स ये आपस में ओवरलैप करेंगे और इनकी ओवरलैपिंग से हमें पता है जब एक s 3p और 3d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, सॉरी ओवरलैप नहीं करेंगे, इंटरमिक्स होंगे, इनकी मिक्सिंग से sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और ये 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 7 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और इन 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट क्या होता है स्पेस के अंदर, ये अरेंजमेंट होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये यहाँ पे चौथा और ये पांचवा। तो ये हमारे पास 5 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं और सेंट्रल एटम हमारा यहाँ पे क्या है, आयोडीन। जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये देखने में कैसा लगता है, ये देखने में ऐसा लगता है पेंटागोनल शेप का कि ये पेंटागन बन गया है हमारा। 1 2 3 4 5 इसके ये वर्टेक्स हैं, तो ये पेंटागन हमारा बन गया है। इस पेंटागन में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। अब इसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस पेंटागन के अबाउ द प्लेन होगा, एक इसके बिलो द प्लेन होगा। तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट बन जाता है sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। अब इस आयोडीन के साथ कंबाइन किसको होना है, फ्लोरीन को। और फ्लोरीन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन और एक 2p ऑर्बिटल में ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब क्या होगा, ये 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा है वो क्या है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 5। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल में, तो फ्लोरीन का एक 2p ऑर्बिटल जिसके अंदर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो 2p ऑर्बिटल ये जो हमारे sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं इनके साथ ओवरलैप करेगा। तो फ्लोरीन का जब ये 2p ऑर्बिटल इस टाइप से ओवरलैप करेगा इनके साथ, तो ये हमारे यहाँ पे बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो इस टाइप से जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो ये बन जाता है तो ये यहाँ पे पेंटागन बनेगा। पहले ये कब बना है, जब फ्लोरीन के sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, सॉरी ये कब बना है, ये बॉन्ड्स कब बने हैं, जब ये आयोडीन के sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया है। तो एक तो ये पेंटागन प्लेन में 5 आयोडीन और फ्लोरीन के बॉन्ड बन गए हैं, एक ये वाला बॉन्ड बनेगा और एक ये वाला बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल्स की हम बात करते हैं तो ये जो
पेंटागन प्लेन के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, इन सभी के बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये होता है 72 डिग्री। पेंटागन प्लेन के अंदर जो जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो होते हैं 72 डिग्री। और एक ये जो बॉन्ड है अबव द प्लेन और एक ये जो बॉन्ड है बिलो द प्लेन, इनके बीच में अगर हम बॉन्ड एंगल देखें, ये जो अबव द प्लेन है और ये जो प्लेन वाला है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल देखें तो ये 90 डिग्री का होगा। कि जो भी हमारे इस टाइप से ये पेंटागन है, पेंटागन के आपस के जो बॉन्ड्स है, ये वाले एंगल हमारे कितने हैं, 72 डिग्री के हैं। और एक ये ऊपर वाला बॉन्ड और ये प्लेन वाले जो बॉन्ड है, इनके बीच के एंगल ये होते हैं 90 डिग्री के। तो बॉन्ड एंगल्स भी आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो इस टाइप से sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके हम कैसे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं वो भी यहाँ पे हमने देख लिया है। इसके बाद एक चीज़ और मैंने बताना भूल गया था यहाँ पे कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जितने भी बॉन्ड एंगल्स होते हैं, चाहे फिर वो स्क्वायर प्लेन वाले हो, ये वाले बॉन्ड एंगल हो स्क्वायर प्लेन के, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होते हैं। और ऊपर वाला ये बॉन्ड एक्सियल वाला और ये प्लेन वाले जो बॉन्ड है ये भी 90 डिग्री के होते हैं। ऑक्टाहेड्रल के अंदर जितने भी बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो सभी 90 डिग्री के होते हैं। इसके अंदर sp3d3 में जो पेंटागोनल प्लेन के जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो 72 डिग्री के होते हैं। और ये जो एक्सियल बॉन्ड एंगल और प्लेन के जो बॉन्ड है उनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कि एक तो ये एक्सियल वाला बॉन्ड और एक ये प्लेन वाला बॉन्ड, इनके बीच की जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसी के साथ हाइब्रिडाइजेशन वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं वेसेपर थ्योरी। तो वेसेपर थ्योरी की जो फुल फॉर्म है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये जो वेसेपर थ्योरी है ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन करती है। अभी हम यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के, वेसेपर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स देखते हैं कि ये थ्योरी क्या बताती है हमें। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जितने भी कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जितने भी कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, उन कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर एक हमारा सेंट्रल एटम होता है, एक एटम सेंट्रल एटम होता है और बाकी जितने भी एटम होते हैं मॉलिक्यूल में वो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये अमोनिया है, ये अमोनिया है, अमोनिया के अंदर क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है ये हमारा सेंट्रल एटम है और ये 3 हाइड्रोजन एटम इससे जुड़े हुए हैं। कि ये नाइट्रोजन का एटम है और ये 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, तो ये सेंट्रल एटम है। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक कोवलेंट मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है और बाकी जितने एटम होते हैं वो सेंट्रल एटम से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि सेंट्रल एटम हमेशा उस एटम को बोलेंगे जिस एटम का साइज बड़ा हो। इसके बाद वैलेंस शेल ऑफ द जो सेंट्रल एटम होता है, कि सेंट्रल एटम की जो वैलेंस शेल होती है कोवलेंट मॉलिक्यूल में, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो सकते हैं, लोन पेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं या बॉन्ड पेयर की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर दोनों हो सकते हैं। कि किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है उस सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोन पेयर की फॉर्म में हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर दोनों की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि सेंट्रल एटम के पास अब हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर की फॉर्म में हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर की फॉर्म में या फिर दोनों की फॉर्म में। तो जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर में जो लोन पेयर होता है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। लोन पेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि जितने स्पेस में उनके इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। तो
तो लोन पेयर्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोन पेयर होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ जिस एटम पे वो लोन पेयर प्रेजेंट है सिर्फ उसी का ही न्यूक्लियस उस लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो बॉन्ड पेयर होता है वो जिन दो एटम के बीच में प्रेजेंट है उन दोनों एटम के न्यूक्लियस की वजह से उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता रहता है। इसीलिए जो बॉन्ड पेयर है उसका साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है उसका साइज बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये अमोनिया है, ये हमारे पास अमोनिया है, तो अमोनिया में ये नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और ये हमारे 3 बॉन्ड होते हैं। तो ये जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ये दो, हमें पता है एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये हमारा लोन पेयर है। ठीक है, तो हमने क्या कहा है यहाँ पे कि लोन पेयर जो होता है वो बड़ा साइज ऑक्यूपाई करता है और जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो छोटे साइज ऑक्यूपाई करते हैं। कि लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा बड़ा होता है और बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा होता है। इसका रीजन क्या बताया हमने कि जैसे ये बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है ये इधर तो नाइट्रोजन एटम है और इधर हाइड्रोजन एटम। तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये नाइट्रोजन एटम का न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर हाइड्रोजन का एटम है तो इधर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा। तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट हो रहा है और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से भी, दोनों इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा हो जाता है। लेकिन ये लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के ऊपर, इसके इधर तो कोई दूसरा एटम है नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ कौन अट्रैक्ट कर रहा है? नाइट्रोजन का न्यूक्लियस। तो जो लोन पेयर होता है उसको सिर्फ एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, इसीलिए लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। लोन पेयर ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और बॉन्ड पेयर छोटे स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है कि सेंट्रल एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, सेंट्रल एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर हो या फिर वो दोनों हो, तो सेंट्रल एटम के पास जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो हमेशा ये ट्राई करते हैं कि उनके बीच में रिपल्सन कम से कम हो। तो अब उस रिपल्सन को कम करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ये हमेशा ट्राई करते हैं कि एक दूसरे से डिस्टेंस ये मेंटेन करके रखें। ये हमेशा ट्राई करते हैं कि एक दूसरे से ये दूर दूर लाई करें। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच में जो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन है वो क्या रहता है। हमने जैसे देखा कि लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए जब 2 लोन पेयर एक दूसरे के नज़दीक होंगे तो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा। अब लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें ऑब्वियसली। तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में हमेशा रिपल्सन ज़्यादा होगा क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है। ठीक है, लेकिन जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन देखें कि एक तो हमारे पास लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, उनके बीच में रिपल्सन देखें तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्सन कम होगी एज कंपेयर टू लोन पेयर की रिपल्सन। अब अगर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन देखते हैं तो बॉन्ड पेयर का हमें पता है साइज काफ़ी छोटा होता है, तो इसलिए बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होती है वो सबसे कम होती है। और ये हमने यहाँ पे ऑर्डर देख लिया है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स में जो रिपल्सन होती है उसका ऑर्डर क्या होता है। सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर में। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं वेस्पर थ्योरी के कि वेस्पर थ्योरी क्या बताती है हमने ये देख लिया है। इन सभी पॉइंट्स का यूज करके हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की शेप्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है।
वेसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो भी हम आगे देखते हैं। वेसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक स्टेरिक नंबर होता है, हर एक सेंट्रल एटम के लिए एक स्टेरिक नंबर होता है, और ये स्टेरिक नंबर किसके इक्वल होता है? स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर एट द सेंट्रल एटम। कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम है उसके अराउंड में या उसकी वैलेंस सेल में जितने हमारे पास लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है उनका हम सम कर देते हैं, तो जो नंबर हमारे पास आएगा उसी को हम बोलेंगे स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर का यूज करके हम सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं और जो कोवलेंट मॉलिक्यूल होगा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी वो भी बता सकते हैं। अगर स्टेरिक नंबर हमारे पास 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp और ज्योमेट्री होगी हमारी लीनियर। कि ए हमारा यहाँ पे हमने जितने भी अभी यहाँ पे देखेंगे हम मॉलिक्यूल्स, उनमें ए हमारा सेंट्रल एटम होगा और बी एटम्स हमारे साइड एटम्स होंगे। अगर स्टेरिक नंबर 2 है, स्टेरिक नंबर 2 होने का मतलब सम ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर। अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी 2 और ज्योमेट्री होगी लीनियर बी ए बी। ठीक है, तो ये लीनियर ज्योमेट्री होगी। अगर स्टेरिक नंबर हमारा 3 है, सम ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी और ज्योमेट्री होगी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर में जब हमने हाइब्रिडाइजेशन देखी थी तो देखा था कि बॉन्ड एंगल्स ये कितने होते हैं? 120 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और लीनियर में कितने होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं ये। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 कब होगी? जब स्टेरिक नंबर 3 है। इसके बाद अभी हम देखते हैं अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की, कोवलेंट मॉलिक्यूल की, वो टेट्राहेड्रल होगी। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था कि इस टाइप से ये नीचे एक ट्राइएंगुलर प्लेन होता है, ये एक ट्राइएंगुलर प्लेन है। ठीक है, और इस ट्राइएंगुलर प्लेन के ऊपर एक ये वर्टेक्स है कि नीचे एक ट्राइएंगुलर प्लेन है और इन तीनों के ऊपर एक वर्टेक्स है। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब होती है तो ये बॉन्ड एंगल्स होते हैं। ये बॉन्ड एंगल्स की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल्स की वैल्यू होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। इसके बाद देखते हैं अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, और हाइब्रिडाइजेशन जब sp3d होगी तो ज्योमेट्री होगी हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है कि एक तो हमारा ट्राइएंगुलर प्लेन होता है, ये एक ट्राइगोनल प्लेन है हमारा, ये एक ट्राइएंगल प्लेन है हमारा यहाँ पे। इसके अबव द प्लेन एक बॉन्ड होता है और इसके एक बिलो द प्लेन बॉन्ड होता है। तो ये होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। क्योंकि अब बाइपिरामिडल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो ऊपर बॉन्ड है यहाँ इस पे जब इन तीनों को हम मिला देते हैं तो एक पिरामिड बन जाता है इसके ऊपर। इसी टाइप से जब ये नीचे वाले एटम से इन तीनों को मिला देंगे तो एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। तो बाई पिरामिडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पिरामिड ऊपर की तरफ होता है और एक पिरामिड नीचे की तरफ होता है। तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि अगर स्टेरिक नंबर हमारा 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 और ज्योमेट्री यहाँ पे होगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है? एक तो ये स्क्वायर प्लेन होता है हमारा, एक तो ये स्क्वायर प्लेन होता है, इसमें ये 4 बॉन्ड होते हैं और एक अबव द प्लेन बॉन्ड होता है और एक बिलो द प्लेन बॉन्ड होता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जितने भी ये बॉन्ड एंगल्स होते हैं ये सब 90 डिग्री के होते हैं, ये सब 90 डिग्री के होते हैं। और यहाँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो हमारा ट्राइएंगुलर प्लेन में बॉन्ड एंगल होते हैं
ये ट्राइंगुलर प्लेन में बॉन्ड एंगल होंगे, ये हमारे 120 डिग्री के होंगे, और एक ये जो ऊपर बॉन्ड है और एक इसके नीचे जो बॉन्ड है, इनके बीच में ये ऊपर वाला जो बॉन्ड और ये ट्राइंगुलर प्लेन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है ये 90 डिग्री के होंगे। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में दो टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं, एक 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल कब होता है? जो हमारा नीचे ट्राइंगुलर प्लेन के बीच में और एक इसके ऊपर जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, और ट्राइंगुलर प्लेन के बीच में जो ये जो बॉन्ड एंगल होंगे ये 120 डिग्री के होंगे। इसके बाद अगर स्टेरिक नंबर 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगी, और जो ज्योमेट्री होगी वो होगी पेंटागोनल बाईपिरामिडल। पेंटागोनल बाईपिरामिडल का मतलब कि एक हमारा ये पेंटागन होता है, ये पेंटागन होता है, पेंटागन के एक ऊपर अबाउ द प्लेन एक बॉन्ड होता है और एक बिलो द प्लेन होता है। बाईपिरामिडल इसको किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये जो ऊपर वाला ये एटम है, जब इससे सभी इन साइडों को हम मिला देते हैं तो ये एक पिरामिड बन जाता है इसके ऊपर, और जब नीचे वाले एटम जो बिलो द प्लेन है इस पेंटागन के, उसको जब हम सभी एटम से मिला देंगे जो पेंटागन प्लेन में है तो एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। तो इसीलिए ये जो ज्योमेट्री होती है इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाईपिरामिडल। और पेंटागोनल बाईपिरामिडल के अंदर दो टाइप के बॉन्ड एंगल्स होते हैं, कि जैसे ये हमारा ए एटम है, सेंट्रल एटम, ये हमारे पास पेंटागन बन गया है, ठीक है। तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल के अंदर जो पेंटागन होता है, ये वाले जो एंगल होते हैं पेंटागन के, ये बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के होंगे, ठीक है। और इस पेंटागन के अबाउ द प्लेन एक बॉन्ड होगा, इस प्लेन के जो अबाउ द प्लेन एक बॉन्ड है इसके बीच में, और जो प्लेन के बीच में बॉन्ड्स हैं ये वाले एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो दो टाइप के बॉन्ड एंगल होंगे इसमें भी। अब ये एक बार फिर बता देता हूँ पेंटागोनल बाईपिरामिडल क्यों बोलते हैं। अब ये हमारा पेंटागन है, यहाँ पे एक इसके अबाउ बॉन्ड है और एक इसके बिलो द प्लेन बॉन्ड है। तो ये अबाउ यहाँ पे जो ये बॉन्ड है, इसको जब हम सभी पेंटागन के कॉर्नर से मिला देंगे तो ये हमारा एक पिरामिड बन जाता है। ये इसके ऊपर एक पिरामिड बन गया। अब ये नीचे वाले बॉन्ड से जब हम इसको मिला देंगे तो एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। तो ये पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। तो वेसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेरिक नंबर से हम, स्टेरिक नंबर क्या होता है? सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर एट द सेंट्रल एटम। तो स्टेरिक नंबर से हम कोवलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को हम बता सकते हैं। अब एक वर्ड स्टूडेंट्स को जनरली कंफ्यूज करता रहता है बार बार, कहीं पे तो ज्योमेट्री लिखा रहता है, कहीं पे शेप लिखा रहता है। तो ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है, तो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बताते हैं हम, तो उस ज्योमेट्री को बताने के टाइम पे हम बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों को कंसीडर करके बताते हैं। तो वो ज्योमेट्री होती है। और शेप क्या होती है? शेप में सिर्फ और सिर्फ हम बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं कि जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री के अंदर हम लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करके हम ज्योमेट्री बताते हैं। लेकिन शेप के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर जो होते हैं सिर्फ उन्हीं को देखते हैं, लोन पेयर को नहीं देखते हैं। तो उसको बोलते हैं हम शेप। जैसे वाटर के बारे में बात करें, ये हमारे पास वाटर की हमने स्ट्रक्चर देखी थी। ये स्ट्रक्चर होती है कि वाटर में ये दो लोन पेयर होते हैं। अगर वाटर की ज्योमेट्री पूछी जाती है तो वाटर की ज्योमेट्री तो होती है टेट्राहेड्रल, वाटर की ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल।
क्योंकि वाटर में अगर सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर देखें, स्टेरिक नंबर देखें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन एटम का, तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा वाटर में? 2 हमारे पास लोन पेयर है, एक और एक 2 लोन पेयर है और 2 ये बॉन्ड पेयर है, 2 ये बॉन्ड पेयर है। तो स्टेरिक नंबर हमारा हो जाता है 2 + 2 4। जब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो ज्योमेट्री होती है हमारी टेट्राहेड्रल, तो ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप की बात करें तो शेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम बॉन्ड पेयर की पोजीशन देखते हैं, लोन पेयर को नहीं देखते हैं। तो अगर हम ये लोन पेयर हटा दें, लोन पेयर को नहीं देखते हम शेप बताने के टाइम पे, तो ये हमने यहाँ पे लोन पेयर हटा दिए हैं, तो अब सिर्फ और सिर्फ ये बॉन्ड पेयर बचे हैं। तो अब इसकी हम शेप बताते हैं, तो ये बेंट शेप या फिर वी शेप होती है, बेंट और वी शेप। तो ये बेंट शेप है या फिर वी शेप है, क्योंकि लोन पेयर को यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है ज्योमेट्री और शेप के बीच में। तो अगर हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है ही नहीं, अगर किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल में एक भी लोन पेयर नहीं है, तो जो ज्योमेट्री होगी वही हमारी शेप होगी। लेकिन अगर लोन पेयर हमारा प्रेजेंट है, अगर किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट है, मतलब लोन पेयर प्रेजेंट है, तो जो ज्योमेट्री होगी वो हमें पता चलेगी हाइब्रिडाइजेशन से। और हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से पता चलती है? स्टेरिक नंबर से। ठीक है, तो लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री हमें पता चल जाएगी हाइब्रिडाइजेशन से। जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगी उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारी ज्योमेट्री होगी। लेकिन जो शेप है, शेप हमें किससे पता चलेगी? पोजीशन ऑफ द लोन पेयर से, लोन पेयर की पोजीशन से पता चलेगी। जैसे अमोनिया की हम बात करते हैं, ये अमोनिया है, ये इसके ऊपर एक लोन पेयर है, तो हमें इसकी ज्योमेट्री बतानी है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम करेंगे तो 3 तो हमारे पास ये बॉन्ड है और एक ये लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर हमारा आ जाता है 4। स्टेरिक नंबर 4 होता है तो टेट्राहेड्रल हमारी ज्योमेट्री बन गई। लेकिन शेप के बारे में बात करें तो शेप सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे बताते हैं? बॉन्ड्स की बेसिस पे या बॉन्ड पेयर के बेसिस पे। तो ये लोन पेयर को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, तो ये शेप दिखने में कैसी दिखेगी? पिरामिड जैसी दिखेगी, कि नीचे ये ट्राइंगुलर प्लेन है और एक इसके ऊपर ये वर्टेक्स है, तो ये पिरामिड जैसी दिख रही है। तो शेप हमारी अमोनिया की हो जाएगी पिरामिडल, लेकिन ज्योमेट्री हमारी किसके इक्वल है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये। तो ये शेप और ज्योमेट्री के बारे में हमने देख लिया। अभी जैसे हमने ये देख लिया कि अगर किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में जो उस कोवलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वही उस कोवलेंट मॉलिक्यूल की शेप होगी। तो अभी हम ये जो हमने टेबल ड्रॉ की है, इस टेबल की हेल्प से ये पता करने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर्स प्रेजेंट है तो उस केस के अंदर उस कोवलेंट मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। तो अभी आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जब भी क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं कि व्हाट इज द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल, व्हाट इज द शेप ऑफ दैट मॉलिक्यूल, जब इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल उसी सीक्वेंस में अगर आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए एक जो कंडीशन है वो ये है कि आपको लेविस स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। अगर आपको लेविस स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती है तो इसके बिना, मतलब लेविस स्ट्रक्चर के बिना आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए लेविस स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए आपको, तभी ये क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो अब जिस सीक्वेंस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेम उसी सीक्वेंस में आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम इस टेबल को डिस्कस करते हैं कि जब हम लेविस स्ट्रक्चर बना लेंगे तो लेविस स्ट्रक्चर को देख के हमें ये पता चल जाएगा कि उस कोवलेंट मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास कितने
लोन पेयर प्रेजेंट है और कितने बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है। बॉन्ड पेयर्स का मतलब कितने उसने बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। तो लेविस स्ट्रक्चर देख के आपको ये पता चल जाएगा कि कोवलेंट मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट है और कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपको पता चल जाते हैं और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को जब हम सम कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्टेरिक नंबर। तो थोड़ी देर पहले हमने अभी देखा था कि स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो अभी हमने देख लिया था। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम कि अगर किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल की हम लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 होते हैं और लोन पेयर 1 होता है, तो सम ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो स्टेरिक नंबर यहाँ पे हो गया 3। स्टेरिक नंबर जब 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ज्योमेट्री मैंने बताया था, ज्योमेट्री हमें पता चलती है हाइब्रिडाइजेशन से। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ज्योमेट्री हमेशा फिक्स रहती है। ज्योमेट्री इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो जब हम ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सेंट्रल एटम हमारा A है, तो एक हमें पता है लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। तो सेंट्रल एटम A है, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। ये B एटम हमारा साइड एटम है, तो एक बॉन्ड ये बन रखा है, एक बॉन्ड ये बना रखा है। और ट्राइगोनल प्लेनर में जो तीसरा बॉन्ड है उसकी जगह ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो ये जो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी स्ट्रक्चर, ठीक है। ज्योमेट्री अभी भी इसकी क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि जब हम ज्योमेट्री बताते हैं तो लोन पेयर को भी कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री क्या हो गई, ये हमारी ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन जब हम शेप के बारे में बात करते हैं तो शेप बताने के टाइम पे हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, और लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे तो शेप क्या हो जाएगी कि ये जो ऊपर लोन पेयर था इसको यहाँ से हटा देते हैं तो ये शेप हमारी बन जाती है ये, ठीक है। तो शेप हमारी बन जाएगी ये शेप कैसी है, बेंट शेप है, या फिर इसको वी शेप बोलते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री हमारी ट्राइगोनल प्लेनर ही है, लेकिन शेप क्या है, या तो बेंट शेप है या फिर इसको वी शेप बोलते हैं। तो ये हमारी शेप आ जाएगी। एग्जाम्पल्स देखें इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के जिसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो वो होता है टिन डाइक्लोराइड, सल्फर डाइक्लोराइड। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं टिन डाइक्लोराइड को। तो टिन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितने होते हैं, कार्बन ग्रुप में आता है टिन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो टिन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। डाइक्लोराइड है, 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन से ये क्लोरीन बन गया और दूसरे इलेक्ट्रॉन से ये क्लोरीन जुड़ गया। तो ये इसकी हमने लेविस स्ट्रक्चर बना ली है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो टिन डाइक्लोराइड का जब हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 ये बॉन्ड है और 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये लोन पेयर। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, बेंट शेप, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितना है, 3। तो ये इस कैटेगरी के अंडर आएगा, और हम इसकी शेप बता सकते हैं कि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर जब 3 होगा, 2 तो ये बॉन्ड पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 3 होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन जब शेप बताते हैं तो हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे तो ये शेप हमारी बेंट शेप बन जाएगी। तो इस टाइप से अप्रोच करना है हमें क्वेश्चंस को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, जब हमारे पास एक तो लोन पेयर प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल में और बॉन्ड पेयर कितने हो, 3।
तो सिग्मा मतलब यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 1 + 3 4। स्टेरिक नंबर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम होता है, तो स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा। जब स्टेरिक नंबर हमने देखा है कि 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है, ये हमारा सेंट्रल एटम है ए, ये 3 साइड एटम जुड़े हुए हैं और ये चौथे एटम की जगह पे यहाँ पे क्या है लोन पेयर। तो ये इनका अरेंजमेंट कैसा होता है टेट्राहेड्रल में, ये शेप, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। ज्योमेट्री यहाँ पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। लेकिन शेप की बात करें तो टेट्राहेड्रल के अंदर 3 तो ये बॉन्ड पेयर है, लेकिन ये चौथा वाला ये जो बॉन्ड है ये सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर की फॉर्म में है, यहाँ कोई एटम नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब हम शेप बताते हैं तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं शेप बताने के टाइम पे। तो जब लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे तो ये शेप हमारी कैसी बन जाएगी, पिरामिडल। ये एक पिरामिड बच गया क्योंकि इसके ऊपर जो बॉन्ड होना चाहिए था वो तो है ही नहीं, ये तो क्या है सिर्फ यहाँ पे लोन पेयर है। और लोन पेयर को हम शेप बताने के टाइम पे कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये सिर्फ लोन पेयर एज इट इज रहेगा, इसको कंसीडर हम नहीं करेंगे शेप बताने के टाइम पे। तो ये हमारी पिरामिडल शेप हो जाएगी। तो कुछ एग्जाम्पल जिनकी शेप पिरामिडल होती है वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जैसे हमें अमोनिया की शेप को एक्सप्लेन करना हो तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अमोनिया में कितने हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, 3, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक हाइड्रोजन तो इस इलेक्ट्रॉन का यूज करके जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन का यूज करके जुड़ जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन इसका यूज करके। तो इस टाइप से ये लेविस स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें 3 बॉन्ड बन गए हैं हमारे और एक लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर यहाँ 4 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री हमारी क्या होगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल कि नाइट्रोजन के पास ये 3 तो हाइड्रोजन जुड़ गए, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी होती है। लेकिन ये जो चौथा बॉन्ड है यहाँ पे ये एक्चुअल में बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये लोन पेयर जो बचा हुआ है, तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम। 4th वाला बॉन्ड ये लोन पेयर की फॉर्म में रहेगा। तो इसकी शेप बतानी होगी तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे बॉन्ड पेयर को ही देखेंगे। तो बॉन्ड पेयर की वजह से ये शेप कैसी बन रही है पिरामिडल, कि ये ट्राइगोनल प्लेन है नीचे, एक इसके ऊपर ये पिरामिड ऐसे बन रहा है, तो शेप हो जाएगी पिरामिडल। तो ये इस टाइप से हमें अप्रोच करना है। इसके बाद अब हम ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारे पास लोन पेयर तो एक हो, सॉरी यहाँ पे 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम, तो स्टेरिक नंबर 2 + 2 4 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होगी। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमने यहाँ पे बना दी है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड तो सिर्फ 2 ही बने हैं, ये 2 बॉन्ड बने हैं और 2 बॉन्ड की जगह पे यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर, ये लोन पेयर है, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल रहेगी। जब शेप के बारे में बात करेंगे तो इन दोनों लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करते हैं, शेप बताने के टाइम पे लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जब ये लोन पेयर को हम हटा देते हैं यहाँ से तो ये शेप कैसी आ जाती है हमारी बेंट शेप, इस टाइप से ये शेप कैसी है बेंट शेप, या फिर इसको वी शेप भी बोलते हैं। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। जैसे वाटर की शेप को हम एक्सप्लेन करेंगे तो वाटर की शेप में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ये 4 और ये 6। तो वाटर में ये ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन से इसको जुड़ना है तो 1 इलेक्ट्रॉन का यूज करके ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन का यूज करके ये दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर लोन पेयर यहाँ बच गए।
तो टोटल स्टेरिक नंबर कैसे निकलेगा, 2 तो यहाँ बॉन्ड पेयर है और 2 ये लोन पेयर बच गए। तो स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री क्या होती है अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बन जाएगी। ठीक है, वो टेट्राहेड्रल जब ज्योमेट्री होती है उसमें हम 2 लोन पेयर लिखते हैं और शेप बनाने के टाइम पे जब लोन पेयर को कंसिडर नहीं किया जाएगा तो शेप हमारी कैसी आ जाएगी, ये बेंट शेप। एक्चुअल में लोन पेयर तो यहाँ प्रेजेंट रहते हैं लेकिन उनको शेप्स में कंसीडर नहीं करते, तो सिर्फ और सिर्फ ये शेप होगी, ये कैसी है, बेंट शेप। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री हो जाती है, सॉरी ये शेप बन जाती है वाटर की। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जब हमारे पास बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 1 हो तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। स्टेरिक नंबर अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी। अब हाइब्रिडाइजेशन जब sp3d होती है तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी ये ट्राइगोनल, एक इसके ऊपर बॉन्ड एक इसके नीचे बॉन्ड ये। लेकिन जब शेप बतानी हो तो हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये सेंट्रल एटम जो ए सेंट्रल एटम है 4 इसने बॉन्ड बना रखे हैं क्योंकि बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। तो इस ए ने 4 तो ये बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन एक ये जो 4th है यहाँ पे कोई एटम नहीं है, ये लोन पेयर है। और जब हम शेप बताते हैं तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, इसीलिए हम इसको हटा देंगे यहाँ से। तो अब ये शेप कैसी बन जाती है, ये जो यहाँ पे दिखाई हुई है ये वाला बॉन्ड इधर का हटा दिया है जहाँ पे लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर होता है। तो ये जो शेप बन जाती है सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखते हैं, जब शेप बताते हैं सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हैं हम, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। तो ये शेप हो जाती सीसा शेप। ठीक है, और जब भी हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है और उसमें लोन पेयर लिखना होता है तो लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे ही लिखा जाएगा, मतलब लोन पेयर को हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे ही बनाया जाएगा। अब ये हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है इस टाइप से ज्योमेट्री। जैसे अगर ये भी यहाँ पे कोई एटम होता तो लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशंस पे ही रखना होता है। इस एक्सियल पोजीशन पे हम लोन पेयर को नहीं रखते हैं। इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर को इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे रहता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में तो वहाँ पे रिपल्सन मिनिमम होती है। इसीलिए हमने ये जो लोन पेयर है ये इक्विटोरियल पोजीशन पे रखा है, एक्सियल पोजीशन पे इसको नहीं रखा है। तो ये बात भी याद रखनी है आपको। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, SF4 हो गया, HCl4 हो गया, टेलुरियम टेट्राफ्लोराइड हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे अगर इसकी शेप हमें एक्सप्लेन करनी हो SF4 की तो ये भी कर सकते हैं। इसकी लेविस स्ट्रक्चर बना लेंगे। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है। 4 फ्लोरीन से जुड़ेगा तो फ्लोरीन के से कैसे जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा फ्लोरीन के साथ। तो एक इलेक्ट्रॉन का यूज करके फ्लोरीन से जुड़ गया, ये भी फ्लोरीन से जुड़ गया, ये भी फ्लोरीन से और ये फ्लोरीन से। ठीक है, ये एक लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट हो गया। तो इसकी जब लेविस स्ट्रक्चर देखते हैं हम, ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे 4 तो बॉन्ड है हमारे और एक लोन पेयर है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो यहाँ स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, स्टेरिक नंबर होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम। तो ये 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ये 5 हो जाएगा। और जब स्टेरिक नंबर 5 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी। अब इसी में अगर हम आगे देखें तो अगर स्टेरिक नंबर हमारा 5 ही है, लोन पेयर 2 हो गए हैं, बॉन्ड पेयर 3 हो गए हैं, स्टेरिक नंबर तो अभी भी 5 होगा। स्टेरिक नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। ज्योमेट्री हमेशा हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर कितने हो गए हैं, 2।
तो अब हमें पता है लोन पेयर्स को हमेशा कहाँ पे रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये ज्योमेट्री तो हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगी, लेकिन जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जैसे ये हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, ये ट्राइगोनल और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो ये दो लोन पेयर जब हम यहाँ पे रखेंगे, एक इधर रख दिया एक इधर, तो शेप बताने के टाइम पे हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर है, एक इधर है। तो जब हमें शेप बतानी होगी तो ये जो दो लोन पेयर है इनको कंसीडर नहीं करेंगे, तो इनको ऐसे इधर नहीं मानेंगे। तो ये शेप कैसी आ जाएगी, टी शेप। ये जो टी की तरह दिखाई दे रहा है इस टाइप से, तो ये टी शेप है ये, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जब दो लोन पेयर हों और तीन बॉन्ड पेयर बचे हों तो शेप हमेशा कैसी होगी, टी शेप। तो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड को एक्सप्लेन करना है तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 फ्लोरीन से जब ये जुड़ना चाहेगा तो फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और तो क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन ये जुड़ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये जुड़ गया, क्लोरीन के तीसरे इलेक्ट्रॉन से ये तीसरा फ्लोरीन जुड़ गया। तो यहाँ पे 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए हैं, 2 लोन पेयर हो गए हैं ये, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारे पास स्ट्रक्चर, मतलब ये अगर 3 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हो तो हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ज्योमेट्री बता सकते हैं और शेप बता सकते हैं। तो जब हमारे पास अगर लोन पेयर 3 हो जाए और बॉन्ड पेयर 2 रहे तो तभी भी स्टेरिक नंबर तो 5 ही रहेगा, 3 + 2, तो हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d रहेगी। लेकिन लोन पेयर 3 है तो तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आ जाएंगे। अब लोन पेयर को हम ज्योमेट्री बताने के टाइम पे कंसीडर नहीं करते हैं, तो इन तीनों को हटा देंगे जो लोन पेयर हैं। तो ये शेप कैसी आ जाती है, लीनियर शेप आ जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये शेप कैसी है, लीनियर शेप है, ठीक है। इसके बाद जब हमारे पास अगर बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर 1 है तो स्टेरिक नंबर 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। जब स्टेरिक नंबर 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लोन पेयर को हम कहीं पे भी रख सकते हैं। लोन जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है, परफेक्टली सिमेट्रिकल होती है, तो लोन पेयर को कहीं पे भी रख सकते हैं। लेकिन जिस फॉर्म में हम जनरली ये ड्रॉ करते हैं तो इसमें इस वाली पोजीशंस पे हम रखते हैं लोन पेयर को, ठीक है। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसमें एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर है, तो ये 5 हमने यहाँ पे बॉन्ड बना दिए हैं, एक लोन पेयर यहाँ पे है। तो ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d2 है तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। लेकिन शेप की बात करें तो ये जो लोन पेयर हमने लिखा है इसको कंसीडर नहीं करेंगे शेप बताने के टाइम पे। तो अब ये ज्योमेट्री कैसी दिखती है, ये दिखती है, सॉरी, जब ये लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे और लोन पेयर को जब कंसीडर नहीं किया जाता है तो हम क्या बताते हैं, शेप। ज्योमेट्री किस में कन्वर्ट हो जाती है, शेप में, जब लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं तो अब ये लोन पेयर यहाँ पे जो था वो हटा दिया हमने। तो अब ये कैसी शेप दिखाई दे रही है हमें, ये दिखाई दे रही है स्क्वायर पिरामिडल। अब स्क्वायर पिरामिडल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो नीचे है ये स्क्वायर है, ये हमारा एक स्क्वायर प्लेन है और 4 इसके ये पोजीशन है यहाँ पे। जब इसको ऐसे अटैच कर दिया जाता है, इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये स्क्वायर प्लेन के ऊपर एक पिरामिड बन गया है, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जब इनकी आप लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो 5 आपके पास बॉन्ड पेयर आएंगे, एक लोन पेयर आएगा, तो स्टेरिक नंबर फिर 6 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर जब 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। लेकिन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जब एक ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को आप शेप बताने के टाइम पे कंसीडर नहीं करोगे
तो यहाँ पे शेप क्या हो जाएगी हमारी, स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन ज्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d2 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर्स 4 हैं और लोन पेयर्स 2 हैं तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 6 हो जाएगा। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। और जब स्टेरिक नंबर 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। और हाइब्रिडाइजेशन जब sp3d2 होती है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर तो ज्योमेट्री तो फिक्स हो गई, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 जब होगी तो ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। अब हमें शेप बतानी है, ज्योमेट्री तो फिक्स हो गई, शेप बतानी है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जब 2 लोन पेयर हम रखते हैं तो एक ये ऊपर आ जाएगा इस स्क्वायर प्लेन के, एक ये नीचे आ जाएगा। तो जब इन ज्योमेट्री के अब हमें शेप बतानी है तो इन दोनों लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाएगा शेप बताने के टाइम पे, तो ये शेप कैसी दिखाई दे रही है ऑक्टाहेड्रल के अंदर, जब 2 लोन पेयर हों तो क्या शेप बन जाती है, ये स्क्वायर प्लेनर शेप बन जाती है। ये जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है स्क्वायर प्लेनर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्क्वायर प्लेनर ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिनकी शेप स्क्वायर प्लेनर होती है। तो जब आप इनकी लेविस स्ट्रक्चर बनाओगे जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब 4 फ्लोरीन उससे जुड़ेंगे तो 4 तो बॉन्ड बन जाएंगे और बचे हुए 4 जो इलेक्ट्रॉन इसके हैं वो 2 लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 4 फ्लोरीन जब जुड़ेगा तो फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन से ये फ्लोरीन जुड़ गया, दूसरे से ये, तीसरे से ये और चौथे से ये। तो 2 ये लोन पेयर यहाँ पे बच गए। तो बॉन्ड पेयर हमारे यहाँ पे 4 हैं और लोन पेयर 2 है। तो हमारा केस बन जाता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। और जब ये केस होता है कि बॉन्ड पेयर 4 हों और लोन पेयर 2, तो ज्योमेट्री हमारी बन जाए, हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp3d2, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और शेप स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि जब हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तो कितने हो, 6 हो और लोन पेयर कितने हो, 1, तो टोटल यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर 7। जब स्टेरिक नंबर 7 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होती है तो हमेशा ज्योमेट्री वहाँ पे क्या होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि जो ज्योमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है तो ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी। अब ये जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है ज्योमेट्री, लेकिन हमें यहाँ पे शेप बतानी हो तो कैसे बताएंगे। इस पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि बॉन्ड पेयर यहाँ 6 है, एक लोन पेयर है। तो जब यहाँ पे ये जो 7वां ये जो बॉन्ड होता है इसकी जगह ये लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ कोई डायरेक्ट एटम नहीं जुड़ा हुआ है, ये एक लोन पेयर है। तो जब ये लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो शेप बताने के टाइम पे हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं शेप बताने के टाइम पे। तो जब इसको हटा दिया जाता है यहाँ से, तो ये जो ज्योमेट्री है ये दिखने में कैसी बन जाती है, ये ऑक्टाहेड्रल जैसी बन जाती है। ये यहाँ पे ये जो स्क्वायर प्लेन बन गए यहाँ, ठीक है। लेकिन ये वाला बॉन्ड ऐसे हो रहा है यहाँ पे क्योंकि एक यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। तो ये जो शेप बनती है इसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कि रेगुलर ऑक्टाहेड्रल तो कैसा होता है, जैसा कि हमने ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि एक्चुअल में जो ऑक्टाहेड्रल होता है वो ये होता है कि 4 बॉन्ड तो स्क्वायर प्लेन के अंदर होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल में एक लोन पेयर आ जाता है तो ये तो हमारा ये 4 बॉन्ड तो ये प्लेन में हो गए, एक बॉन्ड इसके
ऊपर हो गया, एक इसके इधर नीचे हो गया, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, क्योंकि बॉन्ड पेयर तो 6 है और एक लोन पेयर है। तो अब ये लोन पेयर रिपल्सन करेगा इन बॉन्ड पेयर्स के साथ। तो यहाँ एक जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर अगर होती तो सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होते, लेकिन लोन पेयर की रिपल्सन की वजह से अब ये बॉन्ड एंगल्स डिक्रीज हो जाते हैं, और ये जो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब जब लोन बॉन्ड पेयर हमारे 6 हो और लोन पेयर 1 हो, या फिर हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3d3 हो और पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो, उस केस में जब एक लोन पेयर आ जाता है तो हमारी जो शेप है वो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बन जाती है। तो ये हमने इस टेबल को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। हर एक टाइप की हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं। तो जब भी आपसे किसी भी मॉलिक्यूल की शेप पूछी जाती है तो सबसे पहले आपको लेविस स्ट्रक्चर बनानी है उस मॉलिक्यूल की, क्योंकि जब आप लेविस स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं वहाँ पे सेंट्रल एटम पे वो पता लग जाएगा। जब लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स पता चल जाएंगे तो जब लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स का सम करते हैं हम तो स्टेरिक नंबर पता चल जाता है। स्टेरिक नंबर से हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाती है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था इसी क्लास में। जब हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाती है तो हर एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री हमारी फिक्स होती है। तो जब हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी पता चल गई। तो ज्योमेट्री पता चलने के बाद जब हम शेप के बारे में बताते हैं तो शेप डिसाइड होती है लोन पेयर की पोजीशन से। तो अभी जब हमने ये टेबल डिस्कस की है तो किस ज्योमेट्री में हम कहाँ पे लोन पेयर रखते हैं वो देख लिया है। जैसे अगर ज्योमेट्री हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है तो हम लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। ये हमारी पोजीशंस कौन सी होती है? इक्वेटोरियल पोजीशंस, एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखना है, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जब होती है तो हम लोन पेयर को कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन ईजिली जो हमें सामने दिखाई देता है उसको समझने के लिए हम ये इन पोजीशंस पे जो अबव और बिलो द प्लेन होती है स्क्वायर प्लेन के दिखने में, वहाँ पे रखते हैं। इस पे एक्सियल पोजीशन पे या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। और जब हमारी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है तो लोन पेयर को हम एक्सियल पोजीशंस पे ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की शेप कैसे बताई जाती है वो कंप्लीट डिस्कशन उसके बारे में कर लिया है।